नीलम सेठिया, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। तेरापंथ क्या है? तेरापंथ जैन धर्म, जो जैनिज्म आप सब जानते ही हैं, उसका एक विंग है, उसका एक धर्म संप्रदाय है तेरापंथ, जो वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु हैं और उनके दिशा निर्देशन में ये तेरापंथ जैन धर्म संघ फल फूल रहा है। उसमें महिला मंडल की क्या भूमिका है? महिला मंडल किसी भी संप्रदाय में मैं समझती हूँ कि महिला मंडल की एक अहम भूमिका होती है, और वैसे ही तेरापंथ के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एक विशेष भूमिका है, जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और सोशल दोनों ही एक्टिविटीज को एक साथ रखते हुए महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए काम करता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तो महिला मंडल राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम करती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल और स्पिरिचुअल ये दोनों एक्टिविटीज हम एक साथ लेकर चलते हैं। स्पिरिचुअल में हो गया हमारे जो जैनिज्म के स्टडीज होते हैं, जैन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए जैन जीवन शैली को जीवन में उतारने का प्रयास हम करवाते हैं। और उसी के साथ जो हमारी सोशल एक्टिविटीज है, उसके अंतर्गत हमारी 3 योजनाएं हैं: स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, आओ चले गांव की ओर और कन्या सुरक्षा योजना। तो इन तीनों के अंतर्गत हमारी 525 शाखाएं हैं, जो ऑल ओवर इंडिया, नेपाल एंड भूटान। एक नारी लोक एक पत्रिका आती है हमारी संस्था की तरफ से, और वो हमारे 525 शाखा मंडल को जाती है। तो जो भी ये सोशल एक्टिविटीज होती है, हम हमारे 525 शाखाओं को देते हैं और एवरी मंथ वो उन एक्टिविटीज को करती हैं। अब स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज के अंतर्गत हमारे लगभग 100 फिजियोथेरेपी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। हमारे जो सेमिनार्स हैं, आज भी आपने देखा कि हम मुंबई महिला मंडल के तत्वावधान में हम आयोजित कर रहे हैं इम्पैक्ट 360 डिग्रीज। उसमें जितनी भी प्रबुद्ध महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ एकत्रित हुई है, और तलाक जो एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज के सामने आ रही है, उसके लिए हम मिल बैठकर चिंतन करेंगे कि ये समस्याएं क्यों आ रही है और उसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। और कन्या सुरक्षा योजना, ये भी हमारी एक बहुत सुदृढ़ योजना है, जो गत 25 सालों से हम इसे चला रहे हैं, और इसके अंतर्गत देश भर में हमारे लगभग 80 कन्या सुरक्षा सर्कल गवर्नमेंट की मदद से हमने बनाए हैं। जो आपके मुंबई में भी अगर मैं देखूं तो 8 से 6 सर्कल मुंबई में भी बने हुए सर्कल या स्तंभ, जो चौराहों पर, जिसे हम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बना नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने हमें ये अनुमति भी दी है, काफ़ी स्टेट्स में हमें अनुमति मिली है। तो और इस प्रकार कन्याओं के रिलेटेड भी हम बहुत कार्य करते हैं। और हमारी मुख्य योजना समृद्ध राष्ट्र योजना, जिसके अंतर्गत हम गाँवों का विकास कर रहे हैं। गाँव में ट्यूशन सेंटर, हमारे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, टैंक्स बनवाना, और अभी सबसे सघनता से हम जो काम कर रहे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। चूंकि मृदुला जी सिन्हा जब वो थी, उन्होंने हमारे महिला मंडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छ भारत अभियान का। तो इसके अंतर्गत हमने हजारों टॉयलेट ब्लॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, डस्टबिन्स। 6 महीने तक हम ग्रामीण स्कूल्स में हमने प्रशिक्षण दिया है कोविड के पूर्व। लगभग 350 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के हमारे पास ऑथोराइज्ड, उनके सील किए हुए लेटर्स हैं, जो बताते हैं कि हमारी जो शाखाएं हैं वो 6 महीनों तक उन्होंने वहां जाकर प्रशिक्षण दिया है। तो इस प्रकार विभिन्न योजनाएं हैं जिस पर हम काम करते हैं। हम बेंचेस बना रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पूर्व ही कुर्ला स्टेशन पर उद्घाटन किया था, जहां हमारी बेंचेस जो लोगों को सुविधा तो देती ही है, और उसके साथ ही साथ करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा, ये स्लोगन हमारा चल रहा है। और स्नेहम प्रोजेक्ट जो मुंबई महिला मंडल ने भी काफ़ी सघनता से किया है, और देश के लगभग हमारा टारगेट था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर 7,500 बच्चों को कम से कम एक प्रॉपर एजुकेशन, अगर मूक बधिर बच्चों को ब्रेल बुक्स हो या सॉफ्टवेयर हो या जो भी उनकी पाठ्य सामग्री हो, स्पेशली उन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, ये हमारी मुख्य योजना समृद्ध भारत के अंतर्गत इस वर्ष चल रही है। सब कोई धर्म का? नो सर, स्नेहम प्रोजेक्ट कोई धर्म जात हर चीज से उठकर है। ये सिर्फ ह्यूमन, हमारे भीतर जो ह्यूमैनिटी है उसको लेकर, जो भी बच्चे मूक बधिर बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। हम उनके पढ़ने लिखने की जो पूर्ण सामग्री है उसका इंतजाम करके देते हैं। थोड़ा सा जैन तेरापंथ क्या है, सबको मतलब नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा जैन तेरापंथ और उसमें महिला मंडल की भूमिका को थोड़ा सा बताएं।
वापस बताऊं? अच्छा, ये भारत देश में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर महिला उत्पीड़न होती है, जहाँ सुनाई नहीं दिया सर। महिला उत्पीड़न होती है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिला उत्पीड़ित है और घरेलू हिंसा का शिकार होती है। उनके लिए आपकी जो संस्था है, उनके भाग में क्या क्या कार्य कर रही है? मैं बोल रहा हूँ। महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम हमारा ये भाग्य मानते हैं कि जैन समाज में ये जो महिला उत्पीड़न की जो समस्या है वो कुछ अंशों में कम है। तो हमें हमारे समाज के अंतर्गत ये जो महिला उत्पीड़न की समस्या आती है वो बहुत कम आती है, और जहाँ कहीं आती है हमारी संस्था एकदम आगे बढ़कर उनका सहयोग करती है। और अन्य समाज से जब यदा कदा हमारे पास ये उत्पीड़न की समस्या आती है, हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी माध्यम से उनकी मदद करें, या उन्हें हम ऐसे आउटसोर्स बताते हैं जहाँ पर जाकर वो अपनी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपकी संस्था को पता चलता है कि जहाँ महिला अशिक्षित है या कमजोर पड़ रही है, आपकी संस्था उसके लिए किस तरह से आगे आती है? वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोविड के तुरंत पश्चात या कोविड के साथ साथ हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, सक्षम योजना या कला अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत जिसके भी हस्बैंड्स या बच्चे कोविड में अफेक्ट हुए हैं, उनके परिवार और उनके आजीविका का साधन उनका कम हो गया या खत्म हो गया, उन्हें हमारी महिला मंडल ने एक मशीन उपलब्ध करवाई। चाहे वो आटा पीसने की मशीन हो, आटा चक्की हो, मसाले पीसने की मशीन हो, सिलाई मशीन हो, कंप्यूटर्स हो या माइक्रोवेव हो, जो भी जिस कला में वो पारंगत है उस कला हेतु एक मशीन उन्हें दी गई। और उस मशीन के साथ साथ, चूंकि आपने देखा है कि हमारा नेटवर्क बहुत शानदार है, अगर मुंबई में हमने 2 महिलाओं को वो मशीन उपलब्ध कराई तो मात्र मशीन उपलब्ध करवा देना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ कम से कम उन्हें उस एक महीने का 20,000 30,000 का बिजनेस उन्हें उपलब्ध हो, इसका प्रयास भी हमारी महिला मंडल करती है। तो पिछले 2.5 सालों में लगभग ऐसे 200 परिवारों को हमने ऐसी मशीन उपलब्ध करवाई है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, अपने बच्चों को का भली प्रकार पालन पोषण कर सके। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। मैं रचना हिरन, अध्यक्ष तेरापंथ महिला मंडल मुंबई। राजनीति में अगर महिलाएं आना चाहे वो तेरापंथ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकती है, लेकिन अभी तक हम उसमें नहीं आए हैं। लेकिन काफ़ी एरिया में कोई बहनें इस क्षेत्र में भी आगे आई है। और अगर जिस दिन तेरापंथ धर्म संघ की बहनों ने ये ठान लिया कि हमें भी राजनीति में आकर के आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली वो भी कभी प्रतिभा पाटिल भी बन सकती है और बहुत ही ऊंचे स्थान पर अपना एक मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि काफ़ी बार राजनीति में बहुत विरोधाभास होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, लेकिन जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप अगर हम कार्य करने की सोचते हैं, तब वह सिद्धांत हमारे थोड़े अनुकूल अगर नहीं बैठते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसमें पीछे रह जाते हैं, अपनी सोच को थोड़ा वहाँ हम स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिला शक्ति बहुत ही अपनी अस्मिता अलग ही रखती है और वो जिस दिन चाहे वो राजनीति में आकर के अपना नया मुकाम हासिल कर सकती है। हाँ जी, मीरा भाईंदर की जो दुर्गा जी यहाँ पे अतिथि उपस्थित थी, तो उनसे आपकी जो संस्था महिला मंडल किस तरह से संबंध है और उनका यहाँ पे आने का विशेष? देखिए, राजनीति से तो संबंध हमारा बहुत अच्छा है और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जैन समाज जो राजनीति में अपना सहयोग देता है वो शायद सबसे ज़्यादा होगा। चाहे वो आप आर्थिक सहयोग कह लें, चाहे आप राजनीतिक, चाहे वोट बैंक कह लें उनको, तो जो भी राजनीतिक लोग हैं वो भी जैन समाज को बहुत महत्व देते हैं और हर समय उनके किसी भी कार्यक्रम में अगर उन्हें इनवाइट किया जाता है तो डेफिनेटली वो आते हैं। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी, अगर जैसे अभी इधर सांसद हमारे गोपाल जी शेट्टी हैं, अतुल जी भातलकर है, या आप पूरे बॉम्बे में कहीं भी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रोग्राम होता है तो जैन समाज का राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा है और वो हर क्षेत्र में उन्हें सहयोग देते हैं और हर कार्यक्रम में अपनी शिरकत करते हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। नीलम जी ने अभी कहा कि जैन समाज की जो महिलाएं हैं
या महिला उत्पीड़न जैन समाज में बहुत कम है। जी लेकिन मेरी जो मैं जानता हूँ जहाँ तक ये जो उन्होंने कहा है ये बात सही नहीं है उनका। और आज भी चाहे वो जैन समाज हो चाहे अन्य समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज की महिलाएं हों, हर समाज की महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 6 स्त्रियां यहाँ बैठी हुई नारी शक्ति, इनमें से कितनी जो है महिलाएं जो है गाँव में पैदा हुई? सब गाँव में पैदा हुए, कुछ गांव में कुछ शहरों में। ठीक है, तो वही मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ एसी हॉल में हम बैठ कर या एसी बड़े भव्य हॉल में जो है, क्योंकि तेरापंथ के पास पैसों की कमी नहीं है और जैन समाज के पास पैसों की कमी नहीं है, तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो ये सारी बातें हैं ये कहाँ तक किस मतलब परिप्रेक्ष्य में आप उसको देख रही हैं? मैं मधु देरासरिया, महामंत्री अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की। जैसा कि सर ने कहा कि हमने तो शहर में जन्म लिया है, लेकिन एक ऐसा भी भाग है जहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि हम केवल एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बताया कि हम आओ चलो गाँव की ओर की योजना भी हम करते हैं। उस योजना के अंतर्गत हमारा उद्देश्य ही यही है कि गांव के जो लोग हैं उनको सामाजिक दृष्टि से उत्थान करना, उनका जो लाइफस्टाइल है उसको ऊपर उठाना। तो गांव में केवल पुरुष नहीं होते हैं, हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्त्रियों पे होता है, क्योंकि हमारी महिलाओं की एनजीओ है। तो हम महिलाओं के पास जाते हैं, गाँव की महिलाओं के पास, क्योंकि जनरली जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती महिलाएं, उनमें देखा गया है कि वो कमाई करती है लेकिन उसके हस्बैंड जो होते हैं वो शराब पीते, जनरली ये बात बता रही हूँ, और महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो हम उन महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनको पाँव पे खड़े होने का तो प्रशिक्षण देते ही हैं, आर्थिक दृष्टि से वो उनको हम अलग अलग तरह से प्रशिक्षण दे के ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। साथ में उनको हम आत्मशक्ति विकास करने का, कि अपनी सक्षमता को कैसे, पुरुष जब उनके ऊपर उत्पीड़न करता है तो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना, शरीर की दृष्टि से नहीं लेकिन अपने एक आत्मविश्वास की दृष्टि से उसे कैसे लड़ना, वो हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। और कई महिलाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती, वो शराब वगैरह भी अगर उनको नशा है तो हम उनसे भी उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको वो प्रशिक्षण। कहने का मतलब ये कि उन महिलाओं को भी हम हर दृष्टि से सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी महिलाएं शारीरिक दृष्टि से कमजोर ना रहे और जो शोषण होता है उनसे वो बचने का प्रयास करें। जो कह रही थी अभी पीछे मैंने सुना, बड़ी बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और सर एक महिलाएं उस तरह की हैं, तो महिलाओं में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, मैं जानता हूँ, तो वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये भी कहा जाता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। आज भी आपके समाज ही, हमारे समाज मतलब भारतीय समाज में देखना हो कि भ्रूण हत्याएं आज भी होती हैं। अगर गर्भ में लड़की है तो उसको हटा दिया जाता है। इसके लिए भी आप लोगों की संस्था कुछ कर रही है? सर, जो कन्या सुरक्षा योजना की मैंने बात की, कुछ वर्षों पहले इस योजना का नाम था भ्रूण हत्या निषेध योजना, जिस पर हमने सघनता से 20 साल काम किया, 17 या 18 साल संभवतः काम किया। उसके बाद जब हमें लगा कि हमारा जो फील्ड है वर्क करने का, या इंडिया वाइड भी हमने जब डेटा देखे या स्टैटिस्टिक्स देखे, तो कुछ स्टेट अपवाद है। जैसे अगर मैं तमिलनाडु को बिलोंग करती हूँ, तमिलनाडु अपवाद है क्योंकि आज भी कन्या भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में। और कुछ स्टेट्स में और भी है, भी सारे स्टेट्स का हम नाम नहीं ले सकते, राजस्थान भी है। कुछ स्टेट्स में से रेशियो वाइज देखें तो ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, क्योंकि हमारी संस्थाएं नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में ये रिवर्स चला जाता है कि वहाँ बेटे नहीं चाहिए, उन्हें बेटियाँ चाहिए। तो जब हम काम करते करते हमें पता चला अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो स्थितियाँ वैसी भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो हम बात कर रहे थे कि कन्या भ्रूण हत्या पर हमने बहुत सघनता से काम किया है। लाखों लाखों गांवों में जहां हम जाते थे, हमने कन्या भ्रूण हत्या निषेध सप्ताह, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे साधु साध्वी पैदल चलते हैं, उनके साथ हम भी पैदल चलते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पूरे संसाधन होते हैं और पूरे हफ्ता भर हम उनके साथ ही चलते हैं। तो हमारी ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती गई। जब हम पैदल यात्रा करें, उन हर गाँव में हम पैम्पलेट देते थे, और हम फ्री होते हैं उस समय, हम शाम को फ्री होते हैं, तो गाँव के लोगों
को बुलाकर, स्कूल में हम रुकते हैं, स्कूल के लोगों को बुलाकर आसपास बिठाकर इस चीज पर ही हम वार्तालाप करते हैं कि क्यों कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। तो इस बारे में जहां स्कोप मिला, हमारे महिला मंडल ने इसे प्रयास किया है कि कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ एक मुद्दा वो नहीं कि आप मत करो, जड़ से उसकी जो समस्या है कि अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो दहेज की प्रथा तो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी प्रथाएं भी है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है उस समय भी उतना ही दहेज पियर से आता है जितना शादी के वक्त आता है। कान छिदवाने की परंपरा बहुत जगह है, तो जब बेटी के कान छिदवाए जाते हैं तब भी एक दहेज रूपी सामान दिया जाता है। तो अगर हम गरीबों के दृष्टिकोण से देखें तो एक बेटी का पैदा होना उनके लिए एक अभिशाप बन जाता है, क्योंकि 3-3 बार 4-4 बार उन्हें दहेज देना पड़ता है। तो ये जब चीजें हमने थॉट प्रोसेस को क्लियर किया कि आवश्यकता नहीं है देने की दहेज, और दहेज के साथ साथ उसके नीचे के जो स्टेप्स है उसे क्लियर करते जाए, तो इस प्रकार हमने हर स्टेट में जाकर देखा है कि वहां की क्या क्या समस्याएं हैं, उसे पढ़कर उसके अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रयास किया है। तो वर्तमान जो स्थिति है, मैं समझती हूँ जितना स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या की जो समस्या है, मैं ये नहीं कहती कि खत्म हो गई है, पर कुछ अंशों में कम जरूर हो गई है। आने वाले दिनों में आपकी संस्था मतलब किन क्षेत्रों में काम करेगी, जो जरूरत लग रहा है आपकी संस्था को, किस क्षेत्र में ज्यादा काम किया? भ्रूण हत्या की जो बात थी उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे 525 ब्रांचेस हैं, तो आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे महिला मंडल की इस देश विदेश में एक विंग भी है जो हमारे अंतर्गत चलती है, कन्या मंडल की विंग, और उसमें हमारे देश भर की जो बेटियां हैं उनका ये विंग चलता है, और जहां पर उन बेटियों को एम्पावर किया जाता है, जिसके अनुरूप हमारे जो भी आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको लड़ने की शक्ति उनमें दी जाती है। और ऐसी एम्पावरमेंट का कार्य कन्याओं के बचपन से ही उनके लिए किया जाता है। भ्रूण हत्या की बात, और जैसे आपका सवाल था कि आगे महिला मंडल क्या काम करने का सोच रहा है, तो जैसे कि हमारी 4 मुख्य योजनाएं हैं, उसमें जो चारों योजनाएं स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, उसके अंतर्गत जो आपने महिला उत्पीड़न की बात की थी, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा मुझे लगता है कि हफ्ते में 6 दिन हमारे कोई न कोई ब्रांच में एक सेमिनार चलता है जो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज को लेकर चलता है, जिसमें ये उत्पीड़न की बात हो, एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, उस पर हम कैसे महिलाओं को एम्पावर कर सके, उसके हमारे प्रयास चलते, तो उसको हम और आगे बढ़ोतरी देना चाहेंगे। दूसरी हमारी जो योजना समृद्ध राष्ट्र योजना, तो देश को समृद्ध करने के लिए गाँव को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, गांव में जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना है, और स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके अनुरूप भी जैसे जो काम आते हैं जो हमारे चल रहे हैं वो भी चलेंगे। और आगे जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर घोषित हैं, तो मोदी जी के संग हम भी देश को साफ सुथरा रखने में हमारी केसरिया एक सेमिनार जिसमें जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं समाज के, प्रबुद्ध मीन्स एजुकेशन से नहीं, वो सामाजिक, वो कवि हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, और अपना एक्टिविस्ट हो सकते हैं, कुछ एक जो विशेष चिंतन रखते हैं समाज के लिए, ऐसे लोग आज मुंबई में यहाँ पर कांदिवली भवन में एकत्रित हुए हैं, जो मुख्यतः तलाक की समस्या आज बहुत विकराल रूप ले चुकी है, उस पर हम यहाँ चिंतन करेंगे इस इम्पैक्ट 360 डिग्रीज में। तो जो चिंतन आएगा वो हम अपनी 500 शाखाओं में फैलाएंगे कि ये तलाक की समस्या क्यों है और कैसे दूर किया जा सकता है। इसकी जो जड़ है जेंडर बायस, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न आए जिसका ये जवाब बनता है कि आपने पूछा महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो इकोनॉमिक डिसबैलेंस होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक समय था जब पुरुष कमाता था और महिला सिर्फ बैठकर खाती थी, लेकिन आज वो समय है जब पुरुष भी कमा रहा है, महिलाएं भी कमा रही है, तो महिलाएं खुद को ऑब्वियसली समझने की बात नहीं है, लेकिन जब दोनों इक्वल रूप से कमा रहे हैं, महिला घर भी देख रही है, तो ये समस्या आ गई है, क्योंकि महिला अब झुकना नहीं चाहती है, यहाँ से ये तलाक की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें डीप जाकर, डीप रूट कॉजेज निकालकर इसके कारण और इसके निवारण जानेंगे हम इस इम्पैक्ट 360 डिग्री सेमिनार। एक दिन हाँ, केवल आज चलेगा, लेकिन इसकी जो महक होगी, इसमें जो सारगर्भित बातें होगी, वो पूरे महीने क्या पूरे साल भर चलती रहेगी, और हर स्टेट में होता है। स्टेट में अच्छा मैडम, नारी शक्ति का प्रतीक होती है, यहाँ पर जैसे आपकी जो संस्था है तेरापन महिला मंडल, आपने जो अभी प्रश्न किया कि जो विधवा और जो महिलाएं हैं, तो अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया आपको सारी योजनाओं के अंतर्गत सक्षम योजना और स्नेहम प्रोजेक्ट
तो सक्षम योजना मूलतः उसी को टारगेट करके ली गई है कि उसमें ऐसी बहनें जो हमारे समाज की जो घर आजीविका मतलब चलाने में भी सक्षम नहीं है, विधवा हो चुकी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए ऐसे उनको कुछ दिए जाए, हम कैश नहीं देते उनको, वो प्रोवाइड करते हैं कि उसके माध्यम से वो कुछ करें, उनको बिजनेस भी दिलाते हैं, सिर्फ उनको साधन देकर कि कुछ मशीनें देकर, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे वो जो भी मतलब उनके अंदर योग्यता है, उनको जो आवश्यकता है वैसी उनको सामग्री चाहिए, तो उनकी अपेक्षा अनुसार उनको सामग्री प्रोवाइड करते हैं और उसके माध्यम से वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और उसका ऐसा नहीं कि एक बार देकर हमने छोड़ दिया, उनका वापस फॉलोअप करते हैं और उनको हम मार्केटिंग भी उनकी करते हैं, उनको मार्केट भी दिलाते हैं, बिजनेस भी दिलाते हैं। सास बनते ही महिला का विचार में बदल जाता है कि वो भी कभी बहुत हुआ करते थे, क्या बहुत, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा एक जमाने में होता था, अभी आजकल थोड़ा हो तो रहा है, बहुत हो रहा है, पर कुछ हद तक हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि कुछ हद तक वो कम हो रहा है, उनकी भी वो फीलिंग्स, क्योंकि हम तो बीच वाली पीढ़ी में आ जाते हैं। जैसे हमने हमारी सास के साथ भी समय बिताया है और हम हमारी बहुओं के साथ भी रह रहे हैं, उस दौर से काफ़ी महिलाएं अभी गुजर रही है, तो उनके पास दोनों अनुभव है, तो अब हमारे पास वो समझ भी है कि वो नहीं, हमने जब हमारी सास के साथ रही थी तब ये काफ़ी चलता था कि हम ऐसे रहे थे, हम हमारी सास के साथ ऐसे रहते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, ये चीज़। और आज जो सास बहू जो बन रही है सास, तो उनके अंदर कहीं हम ये भावना पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं आए, क्योंकि ज़माने के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा सास बहू को साथ में रहना। इसीलिए आजकल जो तलाक वाली बात तो है ही है, उसके साथ ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आज जॉइंट फैमिली में रहना, आजकल की जो प्रबुद्ध बहुएं आ रही है वो जॉइंट फैमिली में रहना भी बहुत कम पसंद कर रही है, क्योंकि उनके विचार नहीं मिल रहे, विचारों का असंतुलन हो रहा है। तो इसलिए हम ये भावना अभी मतलब जागृत कर रहे हैं कि ऐसी फीलिंग, क्योंकि जमाने के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो ये संयुक्त परिवार की परंपरा समाप्त हो जाएगी। अभी अछूता रह गया है, तो आप महिला शिक्षा में कन्वेंट शिक्षा में इसी के अंदर कहते हैं, अभी कन्वेंट शिक्षा, कन्वेंट स्कूल होता है, पब्लिक स्कूल होता है और एक धार्मिक शिक्षा होता है। तो जैन समाज इस शिक्षा पद्धति में कौन सा नया लगाव करना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं शिक्षा में? हाँ, लेकिन उसमें कन्वेंट शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के आपका वो भी जीवन विज्ञान। हाँ, जैसे आपने कहा कि हमारी दो शिक्षा है, कॉन्वेंट शिक्षा और जीवन की शिक्षा, राइट। तो जो स्कूली शिक्षा है वो तो हमारे बच्चे या जो भी बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जो जीवन निर्माण की जो शिक्षा है वो भी एक बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। स्कूल के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तेरापंथ महिला मंडल का जो धार्मिक शिक्षण है, जैन दर्शन है, जो हमारे दर्शन से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा है, वो भी हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, तुलसी शिक्षा परियोजना। और इसके अलावा हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य, उन्होंने जीवन विज्ञान एक कोर्स बताया है, जो जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, एक बच्चे में किन किन गुणों को अपनाना चाहिए जो एक अच्छा इंसान बन सके। तो ये स्कूली शिक्षा के साथ साथ जीवन निर्माण की जो शिक्षा है वो जीवन विज्ञान करके हमारा एक कोर्स है वो, और कई स्कूलों में हमारी ये तेरापंथ समाज है वो लागू करने के लिए प्रयत्नरत है। शिक्षा मंत्री से काफ़ी स्टेट में मिला भी है और वहाँ से अप्रूव भी हुआ है। तो जो मोरल प्रशिक्षण है वो इस जीवन विज्ञान के द्वारा भी दिया जा रहा है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।